नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सूक्ष्म सिंचाई व फव्वारा सिस्टम सिंचाई के लिए किसान अपने खेतों में बनवा सकेंगे वाटर टैंक्स। विभाग द्वारा सामुदायिक स्तर व व्यक्तिगत स्तर पर करवाया जाएगा टैंक्स का निर्माण। सामुदायिक स्तर पर 85% और व्यक्तिगत स्तर पर 70% सब्सिडी का सरकार द्वारा दिया जाएगा भुगतान। यह कहना है विभाग के कार्यकारी अभियंता अश्वनी कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि सूचना प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाकर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आमतौर पर नहर से दूर के क्षेत्र या रेतीली कृषि योग्य भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती है। प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने को लेकर सरकार ने ऑन फार्म तालाब नई योजना शुरू की है। इसके तहत खेतों में मीकाडा विभाग द्वारा टैंकों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें किसान व्यक्तिगत स्तर पर और सामुदायिक दोनों स्तर पर निर्माण करवा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर 5 से 50 एकड़ जमीन वाले किसान अपने खेत में पानी संग्रह हेतु टैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा सामुदायिक स्तर के लिए नहर से पानी निकलने वाली मोरी पर लगने वाली कुल खेती की जमीन का 30% किसानों की सहमति होना जरूरी है। इसके लिए किसानों को जमीन मुहैया करवानी होगी। यदि पंचायत की जमीन खेतों में है तो वहां पर पंचायत की सहमति से निर्माण करवाया जा सकता है। 4 या इससे अधिक किसानों को सामुदायिक योजना का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि सामुदायिक योजना में विभाग स्वयं टैंक का निर्माण करवाएगा, जबकि व्यक्तिगत के लिए निर्माण खेत के मालिक द्वारा करवाया जाएगा, जिस पर 70% सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी, जिसमें पहली टैंक की खुदाई के समय, दूसरी टैंक के निर्माण होने पर तथा अंतिम सब्सिडी किश्त सूक्ष्म प्रणाली के माध्यम से खेत में सिंचाई होने पर दी जाएगी। ये तीनों सब्सिडी निर्माण कार्य खर्च पर अलग अलग आधारित होंगी। सिंचाई के लिए सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा। काडा विभाग द्वारा किसानों के फायदे के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमें लगाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी और जिसमें सब्सिडी का प्रावधान इस प्रकार से है। काडा की जो स्कीमें हैं उसमें आपको एक तो इंडिविजुअल पॉन्ड के नाम से स्कीम है हमारी, जिसके अंतर्गत आपको एक तालाब बनेगा, उसके ऊपर सोलर पंप लगेगा जो कि हरेड़ा के द्वारा दिया जाएगा और माइक्रो इरिगेशन है आगे। इसके अंदर तालाब की कंस्ट्रक्शन पे 70% सब्सिडी काडा विभाग के द्वारा दी जाएगी। 75% सब्सिडी आपकी सोलर के ऊपर हरेड़ा डिपार्टमेंट देगा और बाकी जो बच गया MI पोर्शन उसके ऊपर आपका 85% सब्सिडी का प्रावधान है। और जो सब्सिडी मिलेगी वो 3 स्टेजेस में मिलेगी। इसमें पहला खुदाई पे, दूसरा आपका सोलर पंप लगने पे पक्का होने पे, तीसरे आपकी MI लगाने पे। 3 स्टेजेस पे इसकी कंप्लीट 70% सब्सिडी आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमारी जो स्कीमें हैं उसमें आपको एक सामुदायिक तालाब के नाम से भी है, जिसमें जो आउटलेट होता है केनाल का, जो मोगा होता है, उसी के ऊपर आपको जो ज़मीन पड़ती है उसी के जो शेयर होल्डर हैं वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके तहत आपको तालाब बनाया जाएगा 1 एकड़ की ज़मीन पर, जो कि किसानों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके उपरांत उस तालाब को जोड़ा जाएगा नहर से और उसके ऊपर सोलर पंप लगा के पूरे एरिया के अंदर पानी दिया जाएगा। यह स्कीम पूर्णतः तभी स्टार्ट की जाएगी जब किसानों के द्वारा इसके ऊपर ज़मीन और 30% एरिया इसके ऊपर एग्री करता है आने के लिए। इसके अतिरिक्त जो हमारी जो स्कीमें हैं ये आप ट्यूबवेल पे भी और कैनाल पे भी, जो पौंड है इंडिविजुअल पौंड, आप दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई ये किसान के ऊपर पौंड है वो है। और इसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान को काडा की जो पोर्टल साइट है MI काडा, उसके ऊपर जाके अपने आप को पंजीकृत करना पड़ता है। उसमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो इस प्रकार हैं जी: परिवार पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, अकाउंट नंबर जिसमें सब्सिडी आएगी और आपका ज़मीन की डिटेल। इंडिविजुअल पॉन्ड को आपको अगर आपको स्कीम लेनी है तो उसके लिए मिनिमम ज़मीन हमारे पास 5 एकड़ का प्रावधान है और 50 एकड़ तक मैक्सिमम ज़मीन, जिसमें आपको इंडिविजुअल पॉन्ड का आप एलिजिबल होते हैं। यदि किसी किसान के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है तो उसको स्कीम में बेनिफिट उठाने के लिए वह किसानों का समूह भी बना सकते हैं, जिसमें कम से कम 2 किसान हों, ताकि वो अपने 5 एकड़ से कम ज़मीन हो तो वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और जो पौंड बनेगा उसमें किसान अपना पानी स्टोर करके सोलर पंप से आगे में MI के तौर पे ड्रिप, मिनी स्प्रिंकल, जो भी इच्छा के अनुसार है, लेके उसमें आगे अपने एरिया में पानी लगा के
बुधवार को पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने वर्तमान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए अपने निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने सरकार पर बिजली पानी के अभाव, बेरोजगारी का बढ़ना और एमएसपी कानून को लागू करने में सरकार द्वारा देरी करना इत्यादि मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के लिए आम सहमति से कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने की बात कही। बुधवार को भिवानी में अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान किरण चौधरी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में पर्यवेक्षक जाकर योग्य उम्मीदवार को चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में पार्टी की राय है कि चेयरमैन के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएं। भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन के उम्मीदवार की घोषणा भी जल्द ही किए जाने की बात किरण चौधरी ने कही। वहीं आम जनता के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए किरण चौधरी ने कहा कि पानी, यूरिया व डीएपी की कमी को लेकर आज प्रदेश का किसान अभाव झेल रहा है, जबकि सरकार बिजली, पानी, खाद, रोजगार, महंगाई आदि मुद्दों पर आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय तक किसान एमएसपी पर कानून बनाने व C2 फॉर्मूला लागू करवाने की मांग को लेकर बैठे रहे, जिन्हें झूठ बोलकर उठा दिया गया तथा जिस पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। वहीं किरण चौधरी ने रबी की फसल के नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी की। किरण चौधरी ने एक बार फिर कहा कि SYL तथा चंडीगढ़ का मुद्दा अब केवल राजनीति करने के लिए उठाया जाता है, जबकि आम जनता के मुद्दों पर वर्तमान भाजपा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। किरण चौधरी ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी तथा भाजपा सरकार ने जो पिछले 8 सालों के दौरान प्रदेश के विकास के पहिए को थामने का काम किया है, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। जल्द से जल्द जो है जो बेहतरीन कैंडिडेट होगा उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग उतारेंगे। दूसरी बात, जो हालात आज हो रहे हैं, अब मेरे पास सारे के सारे ये जो इंडस्ट्री चला रहे हैं बेचारे, जो सारे के सारे हमारे यहाँ के लोग आए थे, कि जो बिजली के बुरे हालात हो गए हैं, सारा तो सब कुछ भट्टा बैठ गया, इतने घंटों घंटों कट लगता है और उससे कोई राहत ही नहीं मिलती और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे जो है देखने वाली बात यह है कि सरकार किस लिए होती है। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि लोगों का जो है फायदा हो सके, लोगों की जो सहायता है वो हो सके। लेकिन ये सरकार हमने पहली बार देखी है, मुनाफाखोर सरकार, जो जनता को फायदा पहुंचाना चाहिए वो तो बात की बात दूर रही, लेकिन परेशानियां जो हैं लोगों को जो झेलनी पड़ रही हैं वो केवल इसलिए कि ये सरकार की अव्यवस्था के कारण इनको जो है किसी भी तरह से सरकार चलाने का कोई बात नहीं, खाली जुमले और जो झूठ के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं होता और वो हमारे सामने आ ही रहा है, आज देख ही रहे हो। बिजली जो है अडानी के जिसके साथ जो इतना ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट करा था, आज उसी ने देनी बंद कर दी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। तो हम आम आदमी कहाँ जाए, कहाँ रोए। महंगाई इतनी हो गई है कि डीजल के ऊपर इतने ज़बरदस्त दाम बढ़ाए, वहाँ कहते हैं कि भाई वैट आप लोग घटाओ, यहाँ पर जो है सरकार हमारी वैट नहीं घटाती है, घटाती है तो 50, वो कहते हैं ना 50 रुपये बढ़ाकर और फिर 7-8 रुपये कम कर दिया। तो मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हो रही। बेरोजगारी का आलम जो है आज के दिन CMII की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़बरदस्त बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश के अंदर है वो है हरियाणा के अंदर। हमारे नौजवानों के पास जगह नहीं रही कि हम जाएं कहाँ, किस तरह से। मैं तो डिमांड करती हूँ कि श्वेत पत्र इनको जारी करना चाहिए कि ये पिछले 8 साल हो गए हैं सरकार को, कि 8 साल में इन्होंने कितने लोगों को नौकरियाँ दी हैं और कौन सी जगह पे दी हैं। ये सारी की सारी गुमराह करने वाली जो ये बातें होती हैं वो आज प्रदेश के सामने सारा का सारा सब कुछ आ गया है। जहाँ तक हमारे किसान भाई हैं वो अलग से रो रहे हैं, इतना ज़बरदस्त कानून व्यवस्था खराब हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। मैं तो आपके ज़रिए एक अपील करना चाहती हूँ कि अब जो ये लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर जो है अपनी आपस की ये जो है बातें छोड़कर, जात पात वाला सिलसिला छोड़कर अच्छे ईमानदार लोगों को आगे लेकर आओ ताकि जनता का फ़ायदा हो सके। ये जनता के फ़ायदे के लिए इलेक्शंस होते हैं कि जनता को जो है उसकी राहत मिल सके, ना कि ऐसे कि आप उन लोगों को चुनकर भेजो जो आपका पैसा जो है कमाया हुआ पैसा जो आपके इलाके के लिए, आपके विकास के लिए जो लगना चाहिए वो पैसा जो है उसकी जेब में जाए और वो जो है अरबपति और खरबपति बने की बात आ जाती है। जो भिवानी का हक का पानी है वो ही हमारे को पूरा नहीं मिल रहा, तो पानी हमारे को मिलेगा कहाँ से।
हाहाकार जो मच रही है वो इसलिए मच रही है, पानी पीने के लिए नहीं है। सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिजली के जो हाल है वो आप देख रहे हो, यूरिया का जो हाल है, जो डीएपी का जो हाल है आप देख रहे हो। हर तरीके से जो है एमएसपी के ऊपर इन्होंने कहा था कि हम कानून बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त जो किसान भाइयों ने आंदोलन करा, 1 साल से ऊपर जो बैठे बेचारे, उसके बाद जो है झूठ बोलकर उनको उठा दिया गया, ये कह के कि भाई एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा, C2 फॉर्मूला जो है वो लागू करा जाएगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कमेटी तक इन्होंने नहीं बैठाई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब दर्शाती हैं कि पूरी तरह से बीजेपी जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और जो है कोई जो किसी भी तरह से जो है कोई भी उसमें इनका काम नहीं है। जो जाते हैं विधानसभा में हमने तो बहुत ज़ोर शोर से उठाया कांग्रेस पार्टी ने, मैं तो बहुत ज़बरदस्त बोली थी इसके ऊपर कि जहाँ पर हमारे बेरोजगार युवक करेगा क्या, हताश हो गया है वो, उसका जो है पढ़ाई लिखाई करता है उसको नौकरी तो मिलनी नहीं है, वो वहाँ पे जो अटैचियाँ दे के लेकर जाता है उसको क्या कहते नौकरी मिलेगी। मोदी जी ने जो वायदे करे थे 2.5 करोड़ लोगों को जो है नौकरी देंगे, आज वो कहाँ है वो वायदे जो लाल किले से जो है वायदे करे गए थे, रैम्पार्ट लाल किले के वो आपने देखे। ये तो बच हम लोग जो कुछ भी है वो बच इसलिए गया क्योंकि सामाजिक संस्थाओं ने बहुत सारी जो है काम संभाल लिया, नहीं तो यहाँ तो पता नहीं है क्या हाहाकार मचना। जो कोविड में मौत का मामला था मैम, तो पूरी लगी हुई है। राहुल जी ने तो साफ कहा, जो बात राहुल जी ने कही है वो सारी स्पष्ट सामने नजर आ रही है ना। ये तो खाली आपके सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने लोग जो हैं बहुत ज़बरदस्त पैसा देकर बिठा रखे, वो जो है वो आगे जो है वो सारा झूठ जो है बार बार उसको आगे चलाते जाते हैं। और जनता जो है वो जो है भोली जनता, उनको समझ पहले तो नहीं आती थी, पर मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक ये बात लोगों को समझ में आ गई कि किस तरह से ये सोशल मीडिया को और मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। द भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा बुधवार को RCT सेंटर पालवास में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि पहुंचे महाप्रबंधक सुरेश पाल ने प्रशिक्षित महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंक द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर 50,000 रुपये ऋण उपलब्ध करवाने की जानकारी प्रदान की। सहकारी बैंक भिवानी द्वारा RCT सेंटर पालवास भिवानी में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सहकारी बैंक भिवानी के महाप्रबंधक सुरेश पाल मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर RCT सेंटर के डायरेक्टर नरेश कुमार यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में उपस्थित प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल ने स्वयं का रोजगार खोलने पर चर्चा की तथा बताया कि बैंक द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंक सस्ते ब्याज पर बिना सिक्योरिटी के 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगा। इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक ने भारत सरकार की बीमा योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी। वहीं महाप्रबंधक ने यह भी बताया कि वर्तमान समय में बैंक में एक मुफ्त निपटारा योजना भी लागू है तथा जिन उद्यमियों ने बैंक ऋण लिया तथा किन्हीं कारणों से ऋण भुगतान समय पर नहीं कर पाए, वो केवल 6% ब्याज की दर से अपना अतिदेय ऋण चुकता कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 15 दिन की 30 दिन की ऐसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो उन सबको हमारे कोऑपरेटिव बैंक में क्या क्या स्कीम है और हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की क्या स्कीम है उनकी जानकारी के लिए देने के लिए, और क्योंकि हम पीछे JLG और SHG के अंदर फाइनेंस कर रहे हैं तो उन बहनों को भी इसकी जानकारी मिले कि सहकारी बैंक इसके अंदर ऋण फाइनेंस करता है। हमारा उसके अंदर पीछे जो ऋण दिए थे उसमें एक अच्छा अनुभव है, वो सब जानकारी साझा करने के लिए आज हम यहाँ आए थे सहकारी बैंक की तरफ से। यहाँ नरेश जी हैं इसके निदेशक, इनसे बात हुई, इन्होंने इस चीज़ की अनुमति दी और बहुत अच्छा लगा आज मुझे आके। हमने सारी स्कीमों के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब क्या है, बहुत कम पैसे में और सरकार एक 4 लाख रुपए तक का बीमा कर रही है और जिनकी आय 1,80,000 तक है उनको वो फ्री में होता है, सरकार वो सारी प्रतिपूर्ति करती है। तो वो सब जानकारी भी आज दी जा रही है। और जो आज यहाँ पे जैसे एक ग्रुप है वो अभी ब्यूटिशियन के लिए ट्रेनिंग के लिए कोर्स कर रहे हैं, हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि वो अपनी एप्लीकेशंस हमारे बैंक में भिजवाएं और उनको फाइनेंस करेंगे। एक अच्छी बात है
आज जीवन की जो भागदौड़ है उसमें स्वरोजगार है वो एक अच्छा साधन हो सकता है। सरकारी नौकरी सब जगह संभव नहीं है, तो जब पुरुष इसमें काम करता है तो महिलाएं भी उनके साथ मिलकर और स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम साझा करने के लिए आए थे, तो इनको सब बताया भी गया है और हमारे बैंक के द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइनेंस करें और हमारे बैंक की स्कीमें भी और हरियाणा और भारत सरकार हमारे RCT सेंटर है PNB का पलवास में। यहाँ पर हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगार युवा और युवतियों को उनके स्वयं के रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर 56 तरह के अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं, जिसमें से हम मेनली ब्यूटी पार्लर का, सिलाई मशीन का, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम का, जिसमें हम टैली सिखाते हैं। 30 दिन के कोर्स हैं और इनके अलावा हम डेयरी फार्मिंग का कोर्स करवा रहे हैं। और अब 30 तारीख से हम एक कृषि उद्यमी का कोर्स चलाएंगे, जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ उसमें सिखाई जाएंगी। डेयरी से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, इन सभी चीज़ों की हम वहाँ पर जानकारी देंगे। आज हमारे पास में श्री सुरेश कुमार जी GM सेंट्रल भिवानी कोऑपरेटिव बैंक से हमारे पास में आए हुए थे और इन्होंने अपने बैंक के बारे में हमारे प्रशिक्षक जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स चल रहा है हमारे पास में, उन सभी प्रशिक्षकों को उन्होंने विभिन्न सरकार की स्कीमों के बारे में बताया और उनके मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन उनके पास में भेजी जाए, उनको सैंक्शन प्रोवाइड की जाए और हमारे लोन्स को वितरण किया जाए। बुधवार को धर्मसेना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा धर्मसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप काटिया के जन्मदिन पर स्थानीय बड़ चौक स्थित कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल से पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 17 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुधवार को स्थानीय महम रोड बड़ चौक नजदीक सिंचाई भवन में धर्मसेना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदीप काटिया के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने 17 यूनिट रक्त एकत्रित किया और फ्रीडम ब्लड बैंक द्वारा 26 यूनिट डोनेट हुआ। वहीं रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। वह संस्था के सदस्यों द्वारा भी रक्तदान किया गया। रक्तदान महादान है तथा प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो समय समय पर रक्तदान अवश्य करे ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सके। ये रक्तदान शिविर जी आज मेरे 26वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया है। तो हम युवाओं से ये अपील करते हैं कि अगर आगे से हमारे सर्कल में भी या किसी और का कहीं से भी किसी का जन्मदिन आता है तो अपने जन्मदिन के ऊपर रक्तदान शिविर लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर गरीबों की सेवा कर अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। कि पार्टीबाजी करके लड़कियों के साथ बर्थडे बना लिया, ऐसा कोई भी काम नहीं। रक्तदान क्यों करना चाहिए? रक्तदान इसलिए करना चाहिए, रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। जो जिंदगी और मौत के बीच में जो लोग जूझते हैं उनके ये रक्त बहुत काम आता है। राजे जुड़ेजा भाई प्रदीप काटिया जी जो मेरे से जुड़े थे तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि मैंने ब्लड कैंप लगाना है। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों से डोनेशन कराना है। पुराने डोनर तो हमारे पास है ही, तो आज इस कैंप में नए युवाओं को डोनेट करवाया जा रहा है ताकि वो आगे से ब्लड डोनेट करें अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। हम हमारे लिए उनको डोनेशन नहीं कराना चाहते ताकि उनके घरों में और समाज में जागृति आए और वो ब्लड डोनेशन करें, हर ब्लड की पूर्ति अपने परिवार में करें। आज हम यहाँ पर जो है ब्लड कैंप में आए हैं। ये जो है धर्मसेना स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने लगवाया, प्रदीप काटिया जी ने करा है। इसमें बढ़ चढ़ कर बच्चे अभी आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता, अभी गर्मी के कारण जो है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है थोड़ा कम चल रहा है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, बढ़ चढ़ कर जितने भी यंगस्टर्स हैं आकर रक्तदान करें। इससे कोई कमजोरी नहीं आती है और आप जितना रक्तदान करेंगे उतना नया रक्त बनेगा, तो आप और एनर्जेटिक ही फील करेंगे। तो जितने भी हमारे नए यंगस्टर्स हैं जो पहले डोनेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें और आप ब्लड बैंक में भी आकर डेली 2 बजे तक रक्तदान कर सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया चंद दिनों में भ्रष्टाचार विरोधी होने का सबूत। यह कहना है पार्टी के जिला अध्यक्ष दलजीत तालुका। उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए मंत्री को तुरंत प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है, जो इस बात को दर्शाता है कि पार्टी का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार को प्रत्येक स्तर पर खत्म करना है।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ व भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करती है। आप सरकार में यदि कोई मंत्री या बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसका उदाहरण पंजाब की आप सरकार ने दिया है। यह बात आम आदमी पार्टी भिवानी के जिला अध्यक्ष दलजीत तालू ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिंगला द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर उन्हें पंजाब सरकार से बर्खास्त कर भ्रष्टाचार विरोधी सरकार होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवत मान के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार की जनता को अब आप पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया है। दलजीत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का सिर्फ ढोंग रच रही है, जबकि असली काम तो पंजाब की आप सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भिवानी नगर परिषद में हुए 500 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि पंजाब की आप सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर मंत्री तक को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को भी पंजाब की आप सरकार से सबक लेना चाहिए। आज इस विषय में रखी गई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई थी कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और हम उसके सच्चे सिपाही हैं। और आज उसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने उनके मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला जी को अधिकारियों से 1% ठेका में कमीशन मांगने का पक्का सबूत मिला और तुरंत एक्शन लेते हुए मान साहब ने उनको तुरंत जो है मंत्री पद से हटा दिया और FIR दर्ज कर। नहीं, बीजेपी ने तो जैसे यहाँ हरियाणा में पूरे भिवानी की बात ले लो, 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ज़मीन घोटाला ले लो, PID घोटाला ले लो, कई इस तरह के घोटाले हैं, या फिर कूड़ा उठाने का जो खाद बनानी थी उसका घोटाला ले लो, वो एक वैसे मिट्टी में दबा दिया गया और मुख्यमंत्री उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई तक नहीं करे। एक आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, जैसे ही सबूत पुख्ता सबूत मिले एक मंत्री को हटाना और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करवाना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले भी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2015 में एक मंत्री को हटाया था इसी तरह। ये दूसरा मौका है जब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को 0% करने की कसम खा रखी है और उस पर कार्रवाई करके उसको तुरंत हटाया है। हाल तो माननीय सांसद साहब ने इसकी घोषणा की थी हिंदू की चेयरपर्सन की, वैसे फ़िलहाल सर्वे हो रहा है और हमारे सर्वे में लगभग हिंदू ही 1 नंबर पर है फ़िलहाल सर्वे में भी। और वार्ड वाइज जो MC का है ये अभी तक किसी की हमने घोषणा नहीं करी है, किसी भी की। उनका डाटा मंगाया जा रहा है, जो भी अच्छा होगा सर्वे में ऊपर आएगा उसको टिकट दी जाएगी, जितना कैंडिडेट को टिकट देंगे। सर्वे के अकॉर्डिंग अगर चेयरपर्सन के ऊपर सर्वे में काम नहीं बनता है, मान लीजिए नीचे रहती है तो हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमारे एक सर्वे पहले हो चुका है, उस सर्वे में इंदू शर्मा नंबर 1 आई है क्योंकि बहुत मेहनत करी है। जिस दिन से टिकट मिली है वार्ड वाइज जा के गली गली मोहल्ले में जाके बड़ी सेवा करी है, पानी के टैंकर भेज रही है, बहुत अच्छा काम करी है और जनता ने मन बना लिया कि इंदू शर्मा को ही वोट दें। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में थैलीसीमिया से बचने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविर का समापन बुधवार को हो गया। थैलीसीमिया पखवाड़े के समापन शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे PMO डॉक्टर एडमिन ने बताया कि थैलीसीमिया के कारण बच्चों में HB की कमी हो जाती है। वहीं उन्होंने थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को बचाव के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए उन्हें पुरस्कार देकर उत्साह बढ़ाया। गौरतलब है कि स्थानीय चौधरी बंसीलाल अस्पताल के PMO डॉक्टर एडविन की अध्यक्षता में थैलीसीमिया बीमारी से बचाव के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट पखवाड़े शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। इस अवसर पर PMO डॉक्टर एडविन ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों व बच्चों को थैलीसीमिया जैसी बीमारी के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने बताया कि थैलीसीमिया बीमारी की वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है। साथ ही उन्होंने पीड़ित बच्चों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया व उन्हें बीमारी से बचने के टिप्स भी प्रदान किए। आज का जो प्रोग्राम है ये थैलीसीमिया डे के रूप में, थैलीसीमिया वीक था ये, लेकिन आज की डेट में इसका समापन किया गया है, जो कि सिविल हॉस्पिटल के प्रांगण में किया गया है, OPD में किया गया है। थैलीसीमिया एक हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिजीज़ है। सबसे पहले हमें किसी चीज़ की बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, बीमारी क्या है, उसके कारण क्या हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या हैं और लास्ट में उसके इलाज क्या हैं और बीमारी से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
इसका कारण जहाँ तक है ये एक वंशानुगत डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, जो कि माँ बाप से बच्चों में जाती है। और इसमें मेन जो है कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर में कम हो जाता है। कम होने का कारण क्या है कि इसमें जीन म्यूटेशन हो जाता है। हमारा डीएनए में जो जीन्स होते हैं ना, उसकी म्यूटेशन हो जाती है और म्यूटेशन के कारण हमारा एचबी है वो कम पैदा होना शुरू हो जाता है हमारे शरीर में। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि इसको हीमोफीलिया है? जो भी व्यक्ति है जिसको हीमोफीलिया है उसको एक तो कमजोरी होगी, थकान होएगी बार बार में, और एब्डोमेन के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, हमारी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी हमारी। और वो मोस्ट कॉमनली ये हमारी जो चेहरे की हड्डियां हैं और हमारे सिर की हड्डियां हैं उसको इन्वॉल्व करता है। लास्ट में ये हमारा जो यूरिन कलर है उसका भी रंग चेंज हो जाता है। यूजुअली येलो कलर होता है हमारा, लाइट कलर। इसमें क्या होता है कि डार्क कलर्ड यूरिन हो जाता है। हार्ट में डिपॉजिट हो जाएगी, हमारे लीवर में डिपॉजिट हो जाएगी। वो बढ़ी हुई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर करती हैं। दूसरा, ऐसे मरीज़ में इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जो हमारी एक स्प्लीन होती है, तिल्ली बोलते हैं, उसका साइज़ इसमें बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम बार बार में खून चढ़ाते हैं। खून चढ़ाएंगे तो आरबीसी जल्दी डेथ होगी उनकी, और उसको फाइट करने के लिए हमारी स्प्लीन काम करती है। इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारी स्प्लीन काम करती है। इससे उसका साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ जाता है तो उसका इलाज क्या करेंगे हम? सूनर और लेटर स्प्लीन को निकालना ही पड़ता है। हमारी जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं, इसी थैलीसीमिया से सीक्वेंस में बता रहा हूँ आपको, उससे हार्ट से रिलेटेड क्या है, हार्ट में CHF के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारी नॉर्मल रिदम है हार्ट की वो एबनॉर्मल हो जाती है। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ बार बार में टूटनी शुरू हो जाती हैं। इसमें मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है कि जो जैसे कि जिसको पहले पता हो कि भी उसको थैलीसीमिया है तो उसको नंबर 1 तो कोशिश करनी चाहिए वो शादी ना करे। बुधवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को लेकर 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर प्रसाद ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीसी प्रोफेसर RK मित्तल ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ठीक से समझना भी होगा और लोगों को जागरूक करना भी होगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर आयोजित 7 दिवसीय कार्यशाला में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने की। वह कार्यशाला में कुल सचिव श्रीमती रितु सिंह की गरिमा में उपस्थिति रही। वहीं प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्णतः भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के अनुरूप है। पहले भी कई बार शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, लेकिन उनका अब तक सही क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अब बेहतर शिक्षा नीति आई है तो इसका क्रियान्वयन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण अध्ययन कर इसे समझना होगा, तभी हम अन्य लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों को अपनी क्षमता विकसित करने की ज़रूरत है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर एक सप्ताह भर चलने वाली एक वर्कशॉप का आज उद्घाटन सत्र है और इसमें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर टंकेश्वर जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ रहेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य है ट्रेनिंग द मास्टर ट्रेनर्स। इस उद्देश्य से ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें सभी हमारे जो संबंधित महाविद्यालय हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके प्रिंसिपल और उनके एक वरिष्ठ जो प्राध्यापक साथी हैं, उनके साथ आज इस वर्कशॉप में शुरुआत होगी और इन ट्रेनर के माध्यम से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य प्रोविज़न हैं, इनको कैसे हरियाणा में 2025 तक लागू किया जाए, इसके ऊपर उनको विभिन्न इसके आयामों की चर्चा होगी। इसके इम्प्लीमेंटेशन पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। मैं देता हूँ और सभी से आशा है कि वो अच्छे तरीके से अटेंड कर इसको 2025 तक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू करने में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एक अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में उभरेगा। देखिए, इसमें जो है हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में लोगों को जो है हमारे लोग आए हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल्स हों या टीचर्स हैं, उनको बताया जाएगा। उसमें ये नहीं है कि उसमें कोई हमें डायरेक्शंस हैं कि हमें, लेकिन हम सब लोग यदि तब तक उसका जो तथ्य नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा कि हम उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है सभी को उसकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसकी आत्मा को जाने, उसमें कहाँ पर हम परिवर्तन करने हैं वो एक विषय रहेगा, वो आधिकारिक विषय रहेंगे। लेकिन यदि जो एक टीचर ने एक क्लासरूम में एक बच्चों को किस तरह इसका फ़ायदा हो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि यदि जितने लोगों पर हम इस तरह पहुंच पाएंगे उनको। लंबे समय तक अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करने वाली 975 बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को बहाल करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन व C2 के जिला पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजबाला निनान व सीमा कैरू की अध्यक्षता में सरकार की घोषणा व भरोसा दिलाने के उपरांत सभी वर्कर्स को बहाल करने की सरकार से मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार 975 बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को बहाल करके तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करवाने की मांग को लेकर राजबाला निनान और सीमा कैरू की अध्यक्षता में पीओ को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग ने 4 अप्रैल को आंदोलनरत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तालमेल कमेटी को आश्वस्त किया था कि उनके आंदोलन वापसी के तुरंत बाद बर्खास्त वर्कर्स को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन 45 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। 975 आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को अपने वादे के अनुरूप विभाग व सरकार नियुक्ति नहीं करवा रहा है। भिवानी में 33 हेल्पर्स हैं जिनको हाजिर नहीं किया गया। इससे वर्कर्स और हेल्पर्स में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है। वहीं संगठन नेताओं ने कहा कि मानदेय में 100 रुपये मासिक कटौती के साथ इसे जारी करने व सभी पुलिस केस वापस लेने के बारे में सहमति बनी थी, लेकिन इस बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। विभाग द्वारा 4 मई को पत्र जारी कर 2021-2022 के दौरान हड़ताल पर रहे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को 25% कटौती के साथ मानदेय जारी करने के बारे में आदेश जारी किया गया था, लेकिन यह पैसा भी अभी तक नहीं दिया गया। वर्कर्स का अप्रैल का मानदेय भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसे 100 रुपये प्रतिमाह कटौती के साथ जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से पुलिस केस तुरंत वापस भी लिए जाने चाहिए। हमारी मांग जो हमारे साथ सरकार ने समझौता किया था 4 अप्रैल को कि तुम आंदोलन को वापस ले लो, एक कदम पीछे बढ़ाओ और हमारे पर विश्वास करो। उस विश्वास के आधार पर हमने सरकार को मौका दिया कि सरकार अगर हमारे से कहती है कि विश्वास करो तो हम विश्वास करके देख लेते हैं, और सरकार ने हमें 8-10 दिन का ही टाइम दिया था कई मांगों को लागू करने के लिए, और आज 1.5 महीना बीत जाने के बाद दोबारा हमें सरकार को याद दिलाने के लिए इकट्ठा होना पड़ा है और प्रदर्शन करना पड़ा है। और सरकार को कहते हैं कि सरकार, हरियाणा सरकार वर्कर और हेल्पर से वादा खिलाफी ना करे, जो वादा किया था उसे तुरंत लागू करे, और अपनी बहनों को, और सरकार अगर बेटी बचाओ बेटी आंदोलन चलाना चाहती है तो ये बहनें भी बेटी ही हैं हरियाणा सरकार की, और इनका मानदेय और इनका मान सम्मान के लिए इनकी टर्मिनेट बहनों को बहाल करे, FIR केस वापस ले। और यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आज हम जैसे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं, अगर सरकार अब भी नहीं जागी और अपनी वादा खिलाफी से पीछे नहीं हुई तो हमें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, रोड पर बैठना पड़ेगा। क्या बीजेपी के नेता भी वहाँ विरोध होगा? जब पीछे भी हम आंदोलन में बैठे थे, हमें सभी नेताओं के आगे धरने, घर के आगे धरने भी लगाए थे, पर हम उनको मजबूर भी, पर हरियाणा सरकार इतनी मजबूती से मतलब शोषण करने पर जुटी हुई है। हरियाणा प्रजा का, जनता का इस तरह शोषण कर रही है, किसी वर्ग को भी नहीं देख रही, सबके साथ अनदेखी कर रही है। हमारी मांग जो हमारे साथ सरकार ने समझौता किया था 4 अप्रैल को कि तुम आंदोलन को वापस ले लो, एक कदम पीछे बढ़ाओ और हमारे पर विश्वास करो, उस विश्वास के आधार पर हमने सरकार को मौका दिया कि सरकार अगर हमारे से कहती है कि विश्वास करो तो हम विश्वास करके देख लेते हैं, और सरकार ने हमें 8-10 दिन का ही टाइम दिया था
कई हुई मांगों को लागू करने के लिए। और आज 1.5 महीना बीत जाने के बाद दोबारा हमें सरकार को याद दिलाने के लिए इकट्ठा होना पड़ा है और प्रदर्शन करना पड़ा है। और सरकार को कहते हैं कि सरकार, हरियाणा सरकार वर्कर और हेल्पर से वादा खिलाफी ना करे, जो वादा किया था उसे तुरंत लागू करे और अपनी बहनों को, और सरकार अगर बेटी बचाओ बेटी आंदोलन चलाना चाहती है तो ये बहनें भी बेटी ही हैं हरियाणा सरकार की, और इनका मानदेय और इनका मान सम्मान के लिए इनकी टर्मिनेट बहनों को बहाल करे, FIR केस वापस ले। और यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आज हम जैसे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं, अगर सरकार अब भी नहीं जागी और अपनी वादा खिलाफी से पीछे नहीं हुई तो हमें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, रोड पर बैठना पड़ेगा। क्या बीजेपी के नेता भी वहाँ विरोध होगा? जब पीछे भी हम आंदोलन में बैठे थे, हमें सभी नेताओं के आगे धरने, घर के आगे धरने भी लगाए थे, पर हम उनको मजबूरी पर हरियाणा सरकार इतनी मजबूती से मतलब शोषण करने पर जुटी हुई है। हरियाणा प्रजा का, जनता का इस तरह शोषण कर रही है, किसी वर्ग को भी नहीं देख रही, सबके साथ अनदेखी कर रही है। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो हमारी बहनों को, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और हेल्पर हैं, उनको टर्मिनेट किया गया था। हरियाणा सरकार ने हमें, आंदोलन जब हमने वापस लिया तब हरियाणा सरकार ने हमारे से एक वादा किया था कि हम इनको बहाल कर देंगे और 100 रुपये पर मंथ कटौती करके आपका मानदेय भत्ता दे दिया जाएगा। लेकिन आज पूरा 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, हमारा ना तो मानदेय भत्ता आया है और ना ही हमारे सरकार ने बहनों को बहाल किया है अभी तक। इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन आगे भी जारी रह सकता है। जनसंघर्ष समिति व युवा कल्याण संगठन ने नगर परिषद घोटालों को लेकर सरकार के खिलाफ स्थानीय घंटाघर चौक पर एक जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने किया। अपने जुलूस के माध्यम से सभी नेताओं ने नगर निकाय चुनाव में भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देने का आह्वान किया। आज हमने 46वां दिन है, लगातार शहर के हर एक गलियों में, बाजारों में नुक्कड़ सभा की है, सुबह पार्कों में भी गए हैं, लोगों को जागरूक किया है और लोग मानने लगे हैं कि वास्तव में भिवानी नगर पालिका घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें तरह तरह के घोटाले हैं, चाहे चाय घोटाला हो, चाहे कचरा घोटाला हो, चाहे गलियों का निर्माण में जिस प्रकार से ईंटें लगाई हैं उनकी गुणवत्ता हो, चाहे सार्वजनिक शौचालय तोड़ के वहाँ दुकानें बनाई गई हैं। तो आज पूरे भिवानी जिले में इस बात की चर्चा है, खासतौर शहर में कितना बड़ा घोटाला हरियाणा में कहीं भी नहीं हुआ है। सरकार अपने चेतों को बचाना चाहती है, लेकिन जनसंघर्ष समिति तब तक अपना संघर्ष जारी रखेगी जब तक सारे अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते। देखो, नगर पालिका चुनाव की घोषणा होगी है, 19 जून को चुनाव है। मैं तो सभी शहरवासियों से एक ही अपील करूंगा कि उस आदमी को कभी वोट मत देना जो आदमी घोटाले में सम्मिलित रहा है या जिनका संरक्षण जिस पार्टी का प्राप्त हुआ है उससे दूर रहना है। स्वच्छ आदमी को वोट दो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, लेकिन स्वच्छ आदमी को वोट देना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।